आज जो टॉपिक होगा बहुत एक तरह का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं चाहूँगा कि जो समाज जो है इस मानवीय प्रक्रिया में वो अपने आप को अच्छे निर्णय कैसे लें, इन बातों को ध्यान रखते हुए मैं एक स्टोरी को बताना चाहूँगा। स्टोरी का नाम है पंडित जी की बच्चिया, जिनके लेखक का नाम आपने सुना होगा, जो कि लिखते हैं विष्णु शर्मा, बहुत बड़े एक तरह के लेखक हैं। वो बताते हैं कि उस कहानी में कि पंडित जी होते हैं, जो पंडित जी बच्चिया को खरीद के एक रास्ते से लेकर जाते हैं। तो जब उस रास्ते से जब लेकर जाते हैं तो मतलब कुछ चोरों का नजर बच्चिया पर पड़ता है। और काफी बच्चिया जो थी बहुत अच्छी दिखती थी, बहुत सुंदर थी देखने में, उसका चित्रण बहुत अच्छा दिख रहा था। और जो तीनों चोरों का नजर पड़ा ना उस बच्चिया पर, तो उन्होंने सोचा, इन चोरों ने सोचा कि क्यों ना इनको भ्रम डाल के इन बच्चिया को हम हड़प ले लें। तो तीनों ने योजना बनाया, तीनों चोरों ने योजना बनाया। और क्या क्या बनाया, मैं एक एक चीज को समझाने का प्रयास करूंगा। तीनों चोरों का योजना उन्होंने पहले से अपने दिमाग में बना लिया था और तीनों बात करके योजना बना लिया। और जैसे ही पंडित जी उस रास्ते से गुजर के जा रहे थे, तब तक एक चोर मिलता है और कहता है, पंडित जी बकरी। तो पंडित जी सोचते हैं, मैं तो बच्चिया लेकर जा रहा हूँ, बकरी कहाँ से। कुछ अभी 200 मीटर आगे ही बढ़े होते तब तक एक और चोर मिल जाता है और वो कहता है, पंडित जी की कितनी मोटी बकरी है, पंडित जी की कितनी मोटी बकरी है। अभी अभी आगे ही वो बढ़ रहा है, तब तक वो उनको बातों में फंसाने का प्रयास कर रहा है चोर कि कितनी मोटी बकरी है पंडित जी की। अब पंडित जी सोचने लगे कि मैं तो लेकर आया था बच्चिया, और कैसे बकरी दिख रहा है, क्योंकि पहले ने भी यही कहा था कि पंडित जी की बकरी मुझे दे दो, मुझे दे दो। सेकंड जो मिला वो कहा कि पंडित जी की बकरी। तो इन्होंने, इनके मन में ये चीज चलने लगा कि आखिर मैं बच्चिया लेकर जा रहा हूँ तो कहाँ से, फिर से सोचने लगे। तो फिर से उनके मन में चीजें आ गया कि शायद मैं सही से तो बकरी नहीं लेकर जा रहा हूँ। आगे जैसे ही आगे जा 100 मीटर और आगे तो एक चोर और मिलता है और वो कहता है, पंडित जी की मोटी बकरी आ गई, मोटी बकरी क्या गई। तो पंडित जी के मन में एक तरह का भ्रम चल रहा था। भ्रम क्या था कि मैंने तो बच्चे करता था, अब हो ना सके कि मैं घर पर डांट सुनूं। और वो बच्चे कितने में खरीदे थे, तो चोर पूछ रहा है कि आपने कितना में खरीदा था इस बकरी को, बहुत मोटी बकरी है। तो पंडित जी बोलते हैं कि मेरा तो घाटा है, कहीं मैं घर जाऊं और घर डांट सुनने को न मिले, तो इससे बढ़िया है कि मैं यहीं पर निपट लेता हूँ सभी से। तो उन्होंने कहा कि मैं 100 रुपए के खरीदा हूँ। तो अगला जो चोर है ना, 3rd नंबर का, बोल रहा है कि देखो मैं इस बकरी को बहुत दे पाऊंगा, तो 40 रुपये दे पाऊंगा पंडित जी, अगर आपको मंजूर है तो ठीक। और हंसने लगा वहीं पर और जाने लगा। तो पंडित जी के मन में भ्रम बैठ चुका था कि अगर ना लिया तो मेरा मतलब घाटा लगेगा, 7 रुपए का घाटा तो लगेगा ही लगेगा, और ज्यादा ही कम से कम 80 का तो घाटा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने उस बछिया को, ठीक है, दे दिया उसके हाथ में, क्योंकि उन्होंने जो चोर थे वो सब योजना बनाए थे। और योजना क्या बनाए थे कि किसी तरह इसको ले ले। अगला स्टोरी मैं बताना चाहूंगा, आपने पांडव कौरव, मतलब पंडित जी ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं क्या मैं सच में ले पा रहा हूँ, क्या मैं इस सही
ये जो दृश्य जो दिख रहा है मैं सही में देख पा रहा हूँ, नहीं देख पाया। तो कभी कभी समाज में ऐसा होता है। सेकेंड जो स्टोरी में बताऊंगा थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन बिल्कुल इसके मतलब सामान्यतः रहेंगे। तो आपने सुना होगा कि पांडव के साथ कृष्ण थे और कौरवों के साथ द्रोणाचार्य थे। तो जो इस युद्ध के मैदान में जब ये पांडव और कौरव की जब मतलब लड़ाई चल रही थी, तो जहां तक कृष्ण सोच रहे थे कि पांडव जीत जाए, लेकिन अगर कौरव की बात किया जाए तो कौरव के साथ कौन थे? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के साथ उनके पुत्र अश्वत्थामा भी थे। तो इन दोनों स्टोरी में अगर देखा जाए तो पांडव को जिताने के लिए कि पांडव जीत जाए, अर्जुन प्रत्येक रूप से प्रयास करता है किसी तरह जीत जाए। और वैसे तो जो दूसरा ग्रुप है कौरव की ग्रुप, और इनको पता भी है कि कहीं ना कहीं अगर हम इनको ना अगर कूटनीति का प्रयोग करें तो कौरव जीतेंगे ही जीतेंगे। तो अर्जुन कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से, बोलते हैं कि क्या तुम एक काम करोगे? और आपको पता है कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, धर्मराज है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कदापि नहीं, मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज तक युधिष्ठिर कभी झूठ बोला ही नहीं है। तो फिर से एक देखा जाए तो कृष्ण कूटनीति के मामले में एक तरह के शिखर पर है। वो कोई भी चीज कूटनीति से एक तरह के शिखर को बना देते हैं, मतलब राय के बना देते हैं। तो जब युद्ध चल रहा था तो उन युद्ध में बस युधिष्ठिर से उन्होंने ये कहा कि बस ये बोल दो कि अश्वत्थामा नामक एक हाथी है जो युद्ध में मारा गया। और आपको पता है कि कौरव की तरफ से द्रोणाचार्य थे, और द्रोणाचार्य के साथ उनके पुत्र भी थे जो कि उस लड़ाई में लड़ रहे थे, उनका नाम था अश्वत्थामा। और युधिष्ठिर ने इन बातों को प्रत्यक्ष रूप से उनसे जैसे बोला, उस युद्ध में शंख बजने लगा। मतलब ये बोल रहे थे कि अश्वत्थामा मारा गया जो हाथी था, लेकिन जब हाथी उन्होंने कहा तो शंख बजना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं देता। और जब द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं देता और वो हताश होकर वहीं पर गिर जाते हैं, तब तक धृष्टद्युम्न युद्ध जीत मार देते हैं, छल से मार देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जीवन में अगर कोई भी चीज करना चाहते हैं तो पूरी तरह से निर्णय लें। अगर सोचिए आप कि अगर वो ना सोचे होते, कि अगर वो सुने होते कि हाथी मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, हम डिसीजन सही ले सकते हैं। कुछ पॉइंट है उसको याद रखें। पहला पॉइंट जो होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है तटस्थ हो जाना, अपने आप को पूरी तरह से न्यूट्रल करना है। मतलब मेरे पास मार्कर है तो मैं वो न्यूट्रल कर देना है। सेकंड इम्पार्शियल, मतलब निष्पक्ष। हमारे मन में कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़े मतलब बहुत फेवरेट मेरे फिलोसोफर है जिनका नाम है जीन पॉल सार्त्रे। उन्होंने कहा कि अगर किसी मानव की अगर बात करें, किसी समाज की अगर बात करें, तो वह समाज वही भूमिका निभाता है जिन समाज को ज्यादा से ज्यादा कोई चीज क्या कर लेता है, पसंद कर लेता है, वही स्टोरी दिखाने का प्रयास करता है। और उन्होंने कहा कि अगर इतिहास काल से पूछे कि इतिहास क्या है, तो ये नहीं बताएगा इतिहास क्या है, वो ये बताएगा
कि उसके मन में क्या चल रहा है वही वो साबित करने का प्रयास करेगा। जिन बात शास्त्र ने कहा और जाहिर सी बात है, सही भी बात है। सेकंड मैं बात करूं तो आपको 2 पॉइंट पर याद रखना है कि आपके जीवन में न्यूट्रल हो जाना है, सेकंड इम्पार्शियल निष्पक्ष हो जाना है। अगर देखा जाए तो मैं एक एग्जांपल देने का प्रयास करूंगा। मैं क्लास में भी पढ़ा रहा था, एक लड़का है मेरे क्लास का। सर एक बात है, शायद आप कहें तो मेरे पिताजी मान जाए, तो मैं बोला सर सब भूल जा रहा है, लेकिन मेरे पिताजी कभी भी मुझे कहीं नहीं लेकर जाते हैं। मुझे भी ऐसा लगा कि जो डिसीजन जो रहा है मेरे जो लिए अच्छा ही। और अगर इसी चीज को अगर सीखना है, किसी मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा सीखना है, तो ट्रिप पर जितना सीख सकता है तो ना किसी किताब से सीख सकता है, ना ही कोई टीचर से सीख सकता है। तो मैंने भी ये सोचा कि शायद इसके पिताजी के साथ गलत होता है। मैंने अपने उसके पिताजी जी से बात जब की तो उन्होंने उनका जो डिसीजन था, इसका जो हार्ट है ना, हार्ट का समस्या है और इसको भीड़ में नहीं जाना है, तो आपको कभी भी इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए, आपको निष्पक्ष रहना चाहिए, कभी भी निष्पक्ष रहना चाहिए, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। और कभी भी अपने नेगोशिएशन मत करिएगा। तो जब मैं इस चीज को सुना कि इसका हार्ट का कुछ समस्या है और जिसकी वजह से इसके पिताजी मरना नहीं चाहते, एक तरह से उसके पिताजी भी सही थे, लड़का भी सही था, मैंने मान लिया था कि लड़के को लड़का सही होगा। तो हम जीवन में जो राइट डिसीजन है ना लेने का प्रयास तभी कर पाएंगे जब दोनों आदमी की बात समझेंगे। और अगला क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, कि दोनों में बात अगर हम समझेंगे तभी अपने लाइफ में क्या कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। एक और एग्जांपल को मैं जोड़ता हूँ। सपोज दैट दो लड़के हैं, दोनों आपस में खेल रहे हैं, कुछ समय के बाद झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद से सबसे पहले जिसके पेरेंट पहुंचे वहां, माता पिता पहुंचे, वो अपने लड़के में कभी भी नहीं देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, वो अगले को मतलब दूसरी ठहराने का प्रयास करेंगे। भाई पेरेंट है, अगर पेरेंट में तो मदर की अगर बात करें तो मदर क्या करेगी, तुरंत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात करेगी, तुम्हारा लड़का ऐसा है वैसा है। क्योंकि माता को माना जाता है कि जो माता होते हैं अनकंडीशनल लव करते हैं अपने बच्चे से, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जो एक फादर है, वो फादर क्या करता है, इम्पार्शियल होता है, निष्पक्ष होता है, मतलब वो दोनों का बात समझेगा, सोचेगा कि आखिर कौन सही है कौन नहीं है, तब जाके हम राइट डिसीजन ले सकते हैं।